कल की जो क्लास हम लोगों ने की थी उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है इस चीज़ को सीख लिया है। अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो कुछ ज़्यादा तुम्हारा सिलेबस का काम बाकी रह नहीं गया है क्योंकि तुम हो ही कौन सी 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा के हिसाब से बायोलॉजी तुम्हारे पास बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है। बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है का मतलब तुम्हें ओवरऑल चीज़ों के बारे में बस बताया गया है कि ऐसी प्रोसेस होती है, यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े, हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। तुम एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एक ऑर्गन्स नहीं है। इन ऑर्गन्स के अंदर इनके भी मान लो और फर्दर पार्ट में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। इनके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। जिन अलग अलग प्रकार के सेल्स और अलग अलग प्रकार के टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से आप उस पूरे ऑर्गन को चलाते हो। कौन सा सेल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये होती है रियल बायोलॉजी, जो कि एक इंसान थोड़ा सा डिटेल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है और ज़्यादा डिटेल में वो पढ़ता है जब वो खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो या फिर लेट्स से बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। हम लोगों को 10th लेवल पर इतनी सारी चीज़ों की नीड ही नहीं है। हमें सिर्फ किस चीज़ की नीड है कि एक बेसिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि उस बेसिक नॉलेज के तहत कि हाँ इसे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं, ताकि जब तुम फ्यूचर में अगर मान लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ाई करना चाहो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, ये वो होती है, इसमें ये होता है। बेसिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे बस आखिरी के 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे एनसीईआरटी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने हैं, और उसके बाद फिर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोगों की जहाँ तक बातचीत हुई थी उसी बातचीत को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमारी बातचीत देखो कुछ इस प्रकार से हुई थी कि आपके पास में क्या होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, राइट। आप लोगों के पास क्या होता है, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप मानकर चलो कि एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है, बट मैंने उसको फिलहाल रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर बना दिया है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में यहाँ पर ये देखो फूड पार्टिकल्स ऐसे पड़े हुए रहते हैं। अब ये जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पर हैं ये ऑलरेडी में होता है। अब ये जो फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पार्टिकल को अपने पास परमानेंटली स्टोर करके नहीं सकती। बहुत जरूरी होता है कि इस सारे के सारे फूड पार्टिकल्स को क्या किया जाए, बॉडी के अलग अलग मतलब ऑर्गन्स तक, अलग अलग सेल तक, ठीक है, पहुंचाया जाए। तो अब होगा कैसे, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में फूड पार्टिकल स्टोर है, अलग अलग ऑर्गन्स तक आखिर पहुंचेंगे कैसे, आखिर जाएगा कैसे, ये फूड पार्टिकल जाने कैसे वाला है, प्रोपोगेट कैसे होना है। तो एक्चुअली सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना, तो ये हमारी बात की टेंशन है। सबसे पहले हमारी टेंशन ये होनी चाहिए कि वो जो फूड पार्टिकल्स है उस फूड पार्टिकल्स को हम लोग बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे लाएं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो चीज स्टोर्ड है उस स्टोर्ड को उस बाहर हम लोग कैसे लेकर आए। तो एक्चुअली इससे अच्छी खासी मैकेनिज्म होती है, बट हम लोग को डी में उस मैकेनिज्म में नहीं जाना है, बराबर। अच्छा, फिर अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो देखो हम लोगों को सिंपल ये चीज पढ़नी है कि एक्चुअली ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अगर मैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखूं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर को देखूं, तो ये जो आपकी इनर सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे बहुत सारे आप लोगों को क्या मिलते हैं, सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स यहाँ पर होते हैं। अच्छा, अगर तुम सेल को एकदम ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो पर्टिकुलर सेल्स होंगे, वो सेल आपको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ऐसे लंबे 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 सेल्स हैं। टिश्यूज चैप्टर के बारे में पढ़ा था, तो टिश्यूज में तुमने कॉलमनर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, बराबर। तो कैसे कॉलमनर सेल्स लंबे लंबे होते हैं, तो ऐसे में ऐसे ही कुछ आपके लंबे लंबे टाइप के सेल्स आपकी पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस के अंदर में होते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल बातचीत नहीं कर रहे,
यानी कि अगर तुम इन पर्टिकुलर सेल्स को पढ़ोगे ना तो एक्चुअल में होता क्या है कि इनके अंदर में भी बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने लायक। इनके खुद के क्या कहते हैं अलग अलग इनके ऑर्गेनल्स, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग तरीके के बाकी प्रोसेस, बट हम लोगों का उतना वो सिलेबस ही नहीं है। तो बस हमको इतना याद रखना है कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, अंदर तरफ, ठीक है, इनर वॉल, जैसे मान के चलते हैं ये पाइप है, पाइप कौन सा है आपका, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पाइप के अंदर की बात, अंदर में बात कर रही हूँ। तो जो पाइप के अंदर जो वॉल होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपको फोल्ड्स दिखते हैं, ठीक है। उन छोटे छोटे फोल्ड्स को एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, हमको फोल्ड्स दिखते हैं। फोल्ड जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक मतलब जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से बाहर की तरफ आ रही हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज, आप लोगों का, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। अब ऑब्वियस है कि विलाई के ऊपर में माइक्रोविलाई होते हैं, बट राइट नाउ आपको माइक्रोविलाई लेवल तक जाने की नीड नहीं है। आपको 10th बोर्ड्स में सिर्फ इतना याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस क्या होती है बताओ, उसमें फोल्ड्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपके क्या होते हैं, विलाई होते हैं। इनका हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इनका काम क्या है, ये विलाई वगैरह का काम क्या है, तो देखो इस विलाई का काम ये होता है कि एक्चुअली में ये जो फूड पार्टिकल अंदर अलाउ करता है कि आओ मेरे अंदर आप क्या करो, अलाउ करो, समझ रहे हो, ये अपने अंदर फूड पार्टिकल्स को अंदर आना अलाउ करता है। सो बेसिकली आप लोगों का जो यहाँ पे विलाय है ये सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब करता है। जो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यानी कि आपके विलाय का क्या फंक्शन है, तो मैं ये कहूँगी एब्जॉर्ब करता है। किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड, कि वो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है, ठीक है। उसने डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया, बट आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट डाइजेस्टेड फूड उसे बॉडी के अलग अलग कोने तक वो पहुंचाएगा कैसे, ठीक है, बॉडी के अलग अलग कोने तक डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाएगा कैसे। तो हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो मैं एक विलाय की तुमको कहानी बताती हूँ। देखो कैसा रहता है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो पर्पल आपको दिख रहा है, दिस थिंग्स आर विलाय। मान के चलते हैं ये पर्पल थिंग आपकी क्या है, विलाय, या फिर अगर मैं थोड़ा सा और 11th या 12th लेवल पे जाऊं तो माइक्रोविलाय। ये माइक्रोविलाय देखो अपने अंदर से ब्लू कलर के जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको यहाँ पे अलग किया। ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर बहुत ही पतली, बहुत ही थिन होती है, इतनी थिन होती है कि फूड पार्टिकल्स आराम से उस पर्टिकुलर थिन सरफेस को क्रॉस करके क्या हो सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब वो जब दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ कौन है, दीज आर नोन एज व्हाट, कैपिलरीज। हम लोग कैपिलरीज करेंगे डिटेल में आगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेट सिस्टम पढ़ेंगे करेंगे। तो ये होती है कैपिलरीज। इन कैपिलरीज में होता है ब्लड। अब होता कैसा है कि जो भी फूड पार्टिकल आपके माइक्रोविलाय से या फिर मैं बोलूं टेंथोडिक विलाय से निकलकर बाहर की तरफ आए, ये सारे के सारे फूड पार्टिकल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, इस ब्लड के, ठीक है, धीरे धीरे इस ब्लड के अंदर क्या होने लगते हैं, एंट्री लेने लगते हैं। यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड था, उस डाइजेस्टेड फूड को किसने पहले एब्जॉर्ब किया, विलीज ने एब्जॉर्ब किया। फिर उस विलीज ने उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद आगे की सप्लाई कर दिया, जो आगे आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, उन ब्लड कैपिलरीज को सप्लाई कर दिया। ब्लड कैपिलरीज ने उन डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स को रख लिया, और फिर क्या होगा बताओ, फिर ये होगा कि यहाँ से फिर धीरे धीरे ये ब्लड कैपिलरीज अपना मूवमेंट, इनके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड अपना मूवमेंट शुरू होगा, और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगी, मतलब ब्लड अब आगे ट्रांसपोर्ट होगा। देखो पूरी बॉडी में कभी भी कोई भी ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह हिलता डुलता तो है नहीं। जो चीज पूरी हिलती डुलती है वो कौन होती है, तो आप लोगों का ब्लड होता है। तो बेसिकली अगर तुम्हें अपनी बॉडी में पानी ट्रांसपोर्ट कराना है सो यू आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड। तुम्हें अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराना है सो यू आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड। तुम्हारी बॉडी में अगर वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो गया, तुम्हें वेस्ट प्रोडक्ट को किडनीज तक पहुंचाना है, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड। सो फॉर एवरीथिंग आइदर यू हैव टू ट्रांसपोर्ट वाटर और यू आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड समहाउ। तो इसीलिए होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना एब्जॉर्ब किया जाता है वो सारा का सारा खाना माइक्रोविलाइज एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसके बाजू में, उस माइक्रोविलाइज के बाजू में जो पतली ब्लड कैपिलरीज थी
उन ब्लड कैपिलरीज को जाकर वो डाइजेस्टेड दे देती हैं, बोलती हैं लो भैया ये डाइजेस्टेड खाना लो और इस खाने को लेकर जाओ, अब तुम अलग अलग सेल्स के पास ट्रैवल करो और हर सेल को खाना क्या करते जाना, डिस्ट्रीब्यूट करते जाना। तो इस तरीके से तुम्हारा खाना ब्लड के वाया पूरी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और ऊपर में बोलो क्या हुआ था, ऊपर में क्या हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो वॉल्स थी उसमें अंदर छोटे छोटे टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, और ये जो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे इन्होंने क्या किया था बताओ, खाने को एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, खाने को एब्जॉर्ब। तो ये विलाइज क्या काम करती हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। लेकिन क्या विलाइज का सिर्फ इतना ही काम होता है, विलाइज का नहीं, वो उस खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद उनसे जो अटैच ब्लड कैपिलरीज रहती हैं उन ब्लड कैपिलरीज को ये लोग क्या करती हैं, आगे डाइजेस्टेड फूड सप्लाई भी कर देती हैं। ठीक है, और जब वो डाइजेस्टेड फूड उन्हें सप्लाई करती है तो फिर वही ब्लड क्या करता है, उस खाने को पूरी बॉडी में क्या करवाता है, बोलो ट्रांसपोर्ट कराता है। बट द फैक्ट इज, क्या ये ब्लड हम लोगों का जो भी खाना हमने ब्लड को दिया है, क्या ये ब्लड डायरेक्टली इन सारे खानों को लेकर ऑर्गन टू ऑर्गन मतलब मूव करने लगता है क्या? नहीं। अभी खाना एब्जॉर्ब हो गया, विलीज ने खाना एब्जॉर्ब कर लिया। अब खाने को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद उसे ब्लड में देना पड़ता है। ठीक है, उसे ब्लड में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, ताकि ब्लड वाली जो चीज है उस खाने को अलग अलग जगह लेकर जाए। और जब वो उसको अलग अलग जगह लेकर जाएगी तो बोलो क्या होगा, अलग अलग सेल्स को आपका खाना मिलेगा। अलग अलग खाना मिलने के बाद बोलो क्या होगा कि वो अलग अलग जो सेल्स हैं वो उस खाने को अपने अकॉर्डिंग, जब उनको नीड होगी तब उस अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, उस खाने को यूटिलाइज करेंगे। बट क्या ये खाना डायरेक्टली ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रैवल करता रहता है क्या? नहीं। ये खाना कभी भी डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाइज के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्टली ऑर्गन टू ऑर्गन नहीं जाता। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑर्गन टू ऑर्गन नहीं जाता। तो होता क्या है, बेसिकली ये सारा का सारा जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ये सारा का सारा ब्लड पहले जाता है लीवर के पास। ठीक है, तुरंत बॉडी के पास नहीं जाता कि चलो खाना मिल गया, चलो चलो बॉडी को बांटने लगे, ऐसा नहीं होता। इसको पहले दिया जाता है लीवर को। लीवर जाता है, लीवर के पास ये सारा का सारा ब्लड जाता है, सारा का सारा ब्लड जाता है लीवर के पास जाता है। लीवर ये देखना है तो डाइजेस्टेड फूड आया है। अब एक बात हमेशा याद रखना, डाइजेस्टेड फूड के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। डाइजेस्टेड फूड के पास कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके अब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। डाइजेस्टेड फूड के पास अब क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड के पास प्रोटीन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स को अभी कन्वर्ट कर दिया गया है अमीनो एसिड्स में। डाइजेस्टेड फूड के पास फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है। तो बेसिकली जब ये सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड लीवर के पास पहुंचना है तो लीवर के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये देखने के कि अरे वाह इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आए हैं। तो लीवर क्या करता है, लीवर बड़ा ही चूजी बंदा है। ठीक है, लीवर बड़ा ही आपका कैसा है, चूजी बंदा है। वो क्या करता है, इस डाइजेस्टेड फूड में जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड को, ठीक है, ये फूड वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है। सारे फूड को स्टोर करता लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा फूड को अपनी बॉडी के अंदर में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है एक्स्ट्रा फूड को। ठीक है, किसको स्टोर करता है बताओ, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। ये आपकी बॉडी अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेता है। और बाकी का जो फूड होता है, रिमेनिंग फूड, वो रिमेनिंग फूड वो दे देता है आपकी बॉडी को, रिमेनिंग फूड टू बॉडी। बॉडी उस रिमेनिंग फूड का क्या करती है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब इसके नेक्स्ट सब पार्ट में, दैट इज रेस्पिरेशन में। ठीक है, जो बॉडी है इस रिमेनिंग फूड क्या करती है, एनर्जी क्रिएट करती है, ताकि तुम अपनी लाइफ भाग सको, पढ़ सको, खा सको, नाच सको, इस काम के लिए। लेकिन लीवर ने क्या किया, बहुत सारे एक्स्ट्रा फूड को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि लीवर के अंदर जो फूड स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो लीवर के अंदर जो फूड स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में आप लोगों का फूड क्या होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है।
कई बार कैसा होता है, मान लेते हैं आप अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लेट से आप फास्ट रखे हो, तो फास्टिंग के दौरान आप कुछ खा नहीं रहे मान लेते हैं, तो आपकी बॉडी में नए नए न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे में अगर आपकी बॉडी को खाने की नीड है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी बॉडी को जब खाने की नीड होगी तो एनर्जी चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी के लिए तो खाना ही नहीं है, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो आपकी बॉडी इस एक्स्ट्रा का जो फूड उसने स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन को, इसको यूज करती है व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो खाना है बेसिकली खाना वो क्या करके रखी है, सेव करके रख रही है फॉर फ्यूचर, कि कल को कभी भी ऐसा लगता है कि बॉडी में आज खाना नहीं है या अभी हमने जो खाना खाया है वो कम क्वांटिटी में खाया है, बॉडी को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो लीवर से इस ग्लाइकोजन को मंगवा लेती है और फिर बॉडी उस स्टोर्ड फूड को फिर क्या करती है, यूज करती है। अदरवाइज पूरा खाना एक बार में सारे बॉडी सेल्स को दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही सिंपल की चीजें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना बनता है वो मतलब बनता है इन द सेंस जो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्टेड फूड होता है, दो आखिरी प्रोसेस करता है, पहला एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो हमारी बुक में उतना डिटेल में नहीं है, बट जितना भी है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है, उस इनर सरफेस में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ विलीज कहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। ये विलीज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा का सारा खाना अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लगे तो मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ एक बड़ी सी वाइड इमेज की विलीज एक्चुअल में देखो इस तरीके दिखते हैं, की हुई इमेज दिख रही है, इस तरीके के विलीज दिखते हैं। और ये जो विलीज के ऊपर में छोटे छोटे तुम्हें ये ब्रश टाइप दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज माइक्रोविलाइज, बट ये आपको अभी नहीं जानना है। ये खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर खाना जब एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो माइक्रोविलाई इन सारे खाने को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बताओ? ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं? आपके ब्लड कैपिलरीज में। फिर ब्लड कैपिलरीज किसको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं? ये लोग आगे जाकर फिर लीवर को, फिर धीरे धीरे ये आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट द पॉइंट इज कि आपकी बॉडी के अंदर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो मतलब विलेज है, इनको इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की क्या नीड थी? मतलब गोल गोल सेल्स भी हो सकते थे, है ना? तो आखिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्यों है? और दूसरी बात, हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में कितनी विलीज होती है? तो पहली बात तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियंस ऑफ विलीज होती हैं, हमें उस पर नहीं घुसना है। बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्यों होता है? तो तुम लोगों को शायद याद होगा लास्ट ईयर जब तुमने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यूज, तो टिश्यूज वाले चैप्टर में तुमने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। उससे पहले तो जब तुम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उस दौरान तुम लोग की लाइफ में आया होगा गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में आंखों के सामने आना चाहिए, है ना? कैसा फोल्ड्स टाइप के उसका स्ट्रक्चर था। तो वैसे ही एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी इनर सरफेस में बहुत सारे टाइनी फोल्ड्स लाइक होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये जो टाइनी बहुत सारे विलीज होते हैं, ये खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सके। अगर ये विलीज नहीं होते, मान लो इनके बदले कोई दूसरी शेप के लेट से सेल्स होते जिनका काम होता खाने को एब्जॉर्ब करना, तो उनके मुकाबले ये विलीज कैसे आपके लिए हेल्पफुल है? वो इस तरीके से हेल्पफुल है कि ये विलीज जो होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और क्योंकि इन लोगों का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब कम समय में क्या होता है बताओ? ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, कम समय में क्या किया जा सकता है? ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जा सकता है। क्योंकि कम समय में ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जा सकता है, सो देयरफॉर विलीज आर वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। बस एक शॉर्ट सा टॉपिक है एनसीईआरटी में इसी चीज के नीचे, दैट इज डेंटल कैरीज। वो हम लोग एक बार सुन लेते हैं प्रवचन, उसके बाद तो तुम्हें ज्यादा इसके अंदर घुसने की डिटेल में नीड नहीं है। देखो, सभी लोगों ने बचपन से सुना है ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे, है ना? तो बेसिकली अगर मैं दांतों की बात करूं तो
अगर आप दांतों के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो तो दांतों के अंदर देखो 3 चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं उसमें हम नहीं जा रहे हैं, और जो एक्चुअल में एक टूथ होता है वो टूथ के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। एक जो आपका टूथ होता है उसके मिनिमम 3 पार्ट्स होते हैं। पहला टूथ की आउटर कवरिंग होती है, जिसको तुम टच करते हो अपने दांत को, आउटर कवरिंग होती है एक आपके टूथ की, तो उस पर हम लोग कहते हैं इनामल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामल। आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज नोन एज इनामल। और बारे में एक सब जीके फैक्ट है कि तुम्हारी बॉडी में ये जो टूथ है जो इनामल से बना हुआ है, ये आपकी वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, ये आपकी बॉडी का वर्दी क्या है? हार्ड मटेरियल है, हमारी हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है ये। अब इसी इनामल के नीचे में क्या पाया जाता है बताओ? मिड लेयर, मतलब टॉप लेयर, मिड लेयर, बॉटम लेयर। इसी इनामल के नीचे में आप लोगों के पास एक और लेयर हुई है। ठीक है, मिडिल वन। इस पर्टिकुलर मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का डेंटाइन। इसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन। मिडिल लेयर के बाद एक और लेयर होती है, बॉटम वाली, सबसे नीचे वाली, जो नीचे वाली होती है। इस पर्टिकुलर लेयर का भी कुछ ना कुछ, इसके मटेरियल भी कुछ ना कुछ नाम होगा, राइट? अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। मतलब बेसिकली हम लोग जो इनामल के बाद डेंटाइन, और डेंटाइन के फिर अंदर की तरफ कौन होती है? कि पल्प कैविटी। कई बार देखना हमारे दांतों को खून निकलता है ना, तो दांत में तो हमें कोई नस दिखती नहीं है, तो फिर खून कहां से आता है? तो एक्चुअल में सबसे नीचे हमारे गम्स, यानी कि हमारे मसूड़ों से जहां से दांत जॉइंट होता है ना, वहां पे आपके पास अगेन ब्लड वेसल्स होती हैं। सारी की सारी नर्व्स और सारी की सारी ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू हम लोगों को क्या आता है? खून निकल जाता है कभी कभी। ये सारी की सारी होती हैं। ठीक है, तो यहां से एक एमसीक्यू पूछा जा सकता, कैविटी के अंदर और क्या चीजें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल और ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हो गए। अच्छा, इसमें बस एक बात तुम्हें याद रखना है, इन तीनों चीजों में जो सबसे स्ट्रांग होता है, अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज बात करूं, सबसे स्ट्रेंथ वाइज बात करूं, तो ये ऑर्डर, मतलब इनामल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि कई ऐसे रीजंस होते हैं जिन रीजंस की वजह कई बार हम लोगों का जो दांत है वो सड़ने लगता है, हमारे दांत में गड्ढे होने लगते हैं, हम लोग कहते हैं दांतों में कीड़े लग गए। तो बेसिकली दिस इज नोन एज डेंटल कैरीज। ये होता है डेंटल कैरीज कि दांत सड़ रहे हैं आपके। बट बात क्या आती है कि हमेशा मीठा खाने के बाद ही क्यों ऐसा बोला जाता है कि दांत सड़ रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों नहीं बोलते अरे कड़वा मत खाओ नहीं तो दांत सड़ जाएंगे? मीठा खाने के बाद ही क्यों हम ये कहते हैं कि हमारे दांत सड़ रहे हैं? दांत सड़ने का मतलब क्या होता है? एनामल और डेंटाइन का खराब होना। जब आपके टूथ के अंदर की ये इनामल और जब ये डेंटाइन क्या होती है? खराब होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, डेंटल कैरीज कहते हैं। ठीक है, अब बात है मीठा खाने के बाद ही आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई मीठी चीज खाते हैं तो सबसे पहली बात, हमारे माउथ के अंदर होते हैं बैक्टीरियाज। हमारा जो माउथ है, समझो, ठीक है, बैक्टीरिया रहते हैं माउथ अंदर। तुमने माउथ के अंदर कोई मीठी चीज खाई और मीठी चीज खाने के बाद तुमने गागल नहीं किया, मतलब कुल्ला नहीं किया, लेट्स से ब्रश नहीं किया, तो तुम्हारे टूथ पे या टूथ के आसपास मीठी चीज के पार्टिकल्स बच जाएंगे, रह जाएंगे, राइट? ओके, फिर क्या होगा? वो बैक्टीरिया बड़ा चालू, वो बैक्टीरिया दिखेगा, अरे वाह शुगर जैसी कोई चीज है, वो बैक्टीरिया जाएगा शुगर के पास। और जब वो बैक्टीरिया आपके माउथ में शुगर के पास जाता है, तो शुगर के पास जाने के बाद बैक्टीरिया और शुगर के बीच प्रोड्यूस होता है एसिड। वहां से क्या होता है? आप लोगों ने एसिड प्रोड्यूस किया, मतलब बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया। तो तुम अभी आगे जब केमिस्ट्री सीखोगे तब तुम्हें चलेगा हमारा जो ये टूथ होता है ना, ये जो इनामल, कैनाइन, बेसिकली टूथ बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये हमारा जो टूथ है किस केमिकल से बना हुआ होता है? कैल्शियम। बोलते हैं ना हमारे दांत और हमारी हड्डियां कैल्शियम होती हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट नामक ये हम लोगों का हमारे दांतों में कैल्शियम होता है। इस कैल्शियम फॉस्फेट से जाके ये एसिड रिएक्शन कर देता है। ठीक है, यानी कि ये जो माउथ में एसिड हुआ, ये एसिड वैसे का वैसा नहीं बैठा रहता है, बड़ा चालू है। ये तुरंत क्या करता है? जहां पे भी हमारे टूथ का जो इनेमल है, धीरे धीरे हमारे टूथ इनेमल का जो कैल्शियम होता है, उस टूथ इनेमल
कैल्शियम को डिस्ट्रॉय करने लगता है धीरे धीरे। जैसे अगर जंग लगाती है तो लोहा कैसे हो जाता है, खराब होने लगता है। तो सिमिलरली पहले धीरे धीरे हमारे टूथ के ऊपर के इनामल में गड्ढा करता है, हमारा इनामल गड्ढा हो जाता है। फिर यही एसिड धीरे धीरे नीचे और जाता है, नीचे डेंटाइन तक पहुंचता है, और डेंटाइन तक पहुंचता है तो डेंटाइन में भी गड्ढा कर देता है। और जब अगर यही सेम चीज क्या हो जाए बताओ, बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपके गड्ढा नीचे तक इतना बड़ा हो जाता है कि नीचे में अगर कोई नर्व आप देख भी सकते हो। आप मतलब ऑब्वियसली आप नहीं डॉक्टर्स, ठीक है, आपको जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये आप लोगों को दिखती हैं। और फिर जब ये एसिड धीरे 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 जाता है, ये कौन नीचे जा रहा है बोलो, एसिड, क्योंकि एसिड को तो नीचे जाने के लिए होल मिल गया है ना, तो एसिड क्यों नहीं नीचे। जब यही एसिड नीचे जाता है और नीचे जाके आप लोगों की नर्व्स को जाके टच करता है, जैसे ही नर्व्स एक्चुअल में बहुत सेंसिटिव होती हैं, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे होती क्या है, बट जैसे ही एसिड आपकी नर्व्स को टच है और नर्व्स तुरंत तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि दांत दुख रहे हैं, टूथ एक हो गया है वगैरह वगैरह। तो दांत क्यों दुखता है, टूथ एक क्यों हो रहा है, जब बैक्टीरिया के द्वारा बनाया हुआ एसिड आप लोगों के नीचे नर्व्स तक पहुंच जाता है, और नर्व्स में पहुंचने के बाद वहां इरिटेशन क्रिएट करता है। बस उसी इरिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसी इरिटेशन की वजह से हमें दर्द होता है, दैट इज नोन एज टूथ एक। अगर मान लेते हैं कोई इंसान अपने ये जो गड्ढे हो गए हैं उसकी दांतों में, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे जा रहा है, सो दीज गड्ढास आर नोन एज व्हाट, टीवी में आते हैं टेस्ट वगैरह के, तुमने सुना ही होगा कैविटीज के बारे में। तो ये जो एड है टीवी में कैविटीज के बारे में, इन एड्स में तुमने सुना ही होगा कि डॉक्टर्स उस कैविटीज को ठीक करते हैं। अगर मान लेते हैं आपने उस पर्टिकुलर कैविटी को ठीक नहीं किया, तो रोज रोज जब भी आप कुछ मीठा खाओगे तब तक बैक्टीरिया एसिड बनाएगा, और जब जब बैक्टीरिया एसिड बनाएगा वो एसिड नीचे आपकी पल्प कैविटी तक पहुंचेगा, और वहां पे जाने के बाद इरिटेशन क्रिएट करेगा, और उसकी वजह से आपको दर्द होगा। तो अगर मान लेते हैं तुम कैविटीज को ठीक नहीं कर, तो अल्टीमेटली किसका नुकसान है, तुम्हारा नुकसान। बट द पॉइंट इज कैविटीज आखिर हुई क्यों, क्या मीठा खाने से कैविटीज हुई क्या? देखो ऑब्वियस है कि मीठा तो एक इंसान खाएगा ना, किया जा सकता है, हाँ, अनलेस और अनटिल कोई बहुत ज्यादा फिटनेस पर्सन ना हो। तो मान लेते हैं छोटे बच्चे तो यूजुअली नहीं होते, लेकिन मीठा खाने के बाद ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग हमारे टीथ को कम से कम, भले उस वक्त अगर हम ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो पानी से गूदा करके उसको हम वापस से वॉश बेसिन में फेंक, ताकि जो भी स्टिकी या शुगरी फूड पार्टिकल्स हम लोग दांतों में एक्चुअली चिपक गया है वो निकल जाए। तो कैविटी से प्रिवेंट करने का देखो खुद को बस एक ही तरीका होता है, और वो एक तरीका होता है आप टाइम टू टाइम टीथ को ब्रश करो। जो भी हमारे टीथ के ऊपर देखना येलो कलर की एक लेयर जम जाती है जिसे हम प्लेक कहते हैं, उस लेयर को आप रिमूव करो, और इसी तरीके से आप अपने टीथ को हेल्दी रखो, और हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली कैविटी फिर कौन होगी। दैट्स ऑल। तो यही था छोटा सा पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में डब्बे के फॉर्मेट में था, डेंटल कैरीज के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमने इसे कवर कर लिया है। अभी यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पहला पार्ट है वो समाप्त होता है। कल से हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही जो नया पार्ट हम लोगों का स्टार्ट होगा वो रहेगा रेस्पिरेशन। तो बेसिकली हमारी जो कल की क्लास रहेगी वो ये समझने पे फोकस रहेगी कि आखिर रेस्पिरेशन क्या है, और जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ब्रीथिंग, तो हाउ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जिस तरीके से हम इस पर्टिकुलर डाइजेशन वाले पार्ट को स्लोली धीरे धीरे करते हुए कंप्लीट किया, वैसे ही हम इस रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, याद रखना मैंने ऊपर का टॉपिक है माइक्रोविलियस का एब्जॉर्प्शन, ये बिल्कुल डिटेल नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको नीड नहीं है। जो चीज आपके बुक में कभी पूछी नहीं जाने वाली है उसको क्यों पढ़ तू के, अनलेस एंड अनटिल तुम बायोलॉजी के फाउंडेशन कोर्स के लिए ना पढ़ रहे हो, तो वो टाइम वैसे भी नहीं है, मैथ्स वाले हो, तो इसीलिए कोई नीड नहीं है। वो आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो तुम्हें डेफिनेटली वहां पर ये चीज मिली जाएगी। हाँ, बट एनसीईआरटी लेवल पर हमने सारी चीजें कवर कर ली है। तो कल से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन। अभी फिलहाल इस चीज को यहाँ पे ओवर करते हैं।